स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प। साधना पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। कहा अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित। किसकी बनेगी सरकार, फैसले के काउंटडाउन शुरू। कल होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने किए व्यापक इंतजाम। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीटों के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान जारी। दोनों केंद्रों पर 1 जून को हुआ था मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने की थी फिर से मतदान की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के अनुमानों से झूमा बाजार। सेंसेक्स 2600 अंक उछलकर 76,500 के पार खुला। निफ्टी भी 800 अंक चढ़ा। यूपीआई ने रचा इतिहास। मई में 20,45,000 करोड़ रुपए का लेन देन, 14 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली में गहराता जा रहा है जल संकट। आरोपों से घिरी दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत पहुंची। हरियाणा को पानी जारी करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई है आज। और भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। और फ्रेंच ओपन में दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। पुरुष युगल के तीसरे दौर में श्रीराम बालाजी और मिगेल एंजल की जोड़ी का सामना भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। यह पत्र पीएम मोदी ने 1 जून को कन्याकुमारी में 45 घंटे की अपनी साधना के बाद दिल्ली वापस लौटते समय हवाई जहाज में लिखा। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से संदेश दिया कि कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प लिखने हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हो गया है। 24 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर के आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, लेकिन भारत के सफल प्रयासों से तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी। पत्र में पीएम ने देश के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया। पीएम ने लिखा, आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। पीएम ने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है और हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने और पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये जो पत्र है वो देश और दुनिया के नाम आज उन्होंने अपने भावनाओं को सार्वजनिक करते हुए कन्याकुमारी की साधना के बाद नए संकल्पों का जिक्र किया। साथ ही साथ भारत के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से चुनाव की आपाधापी के बाद जब वो साधना में गए तो कैसे वो अपने आप को इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए साधना में लीन हुए। उन्होंने कहा कि देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त बना रहा है और टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता और गरीबों को अधिकार मिल रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन करके उभरा है। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया G20 का और G20 में भारत की अध्यक्षता का। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की नई आवाज़ बन करके उभर रहा है और अफ्रीकन यूनियन को भारत की ही वजह से
G20 के दायरे में लाने में सफलता हासिल हुई। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,360 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला भी सामने आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ गए। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को की जाएंगी। देश के 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में आम चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 1 जून को अंतिम चरण के तहत किए गए मतदान के साथ ही आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की, ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन में अधिक से अधिक मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में भी जुट गया है। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों को परिपत्र अब बांटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग आज दिन में करीब 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें अब कल यानी 4 जून पर टिक गई हैं। और आज होने वाली प्रेस वार्ता से 1 दिन पहले यानी 2 जून को बीजेपी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग के साथ मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में भाजपा ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। तो वहीं इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर भी चर्चा की थी। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। इलेक्शन कमीशन के इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाह रहेगी। ऋषि जी, क्या ये कस्टमरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कल की मतगणना से पहले कुछ विशेष तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं? देखिए अजय, बेहद महत्वपूर्ण है आज की ये जो प्रेस वार्ता है। कस्टमरी तो नहीं है, यानी कि पहले कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ है कि मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमूमन पहले ये होता था कि प्रत्येक चरण के मतदान के बाद जो पोल परसेंटेज के लिए एक उप निर्वाचन आयुक्त स्तर के अधिकारी के द्वारा एक जानकारी दी जाती थी कि कितना पोल परसेंट हुआ है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और बाकी चुनाव में क्या क्या स्थिति रही है, किस तरीके की वहाँ पर घटनाएं हुई हैं और किस तरीके से उसका निपटारा किया गया है। तो विस्तृत जानकारी दी जाती थी। लेकिन इस बार उस तरीके से जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए न देकर प्रेस नोट के जरिए ये जानकारियां दी गई। और इस समय मुझे लगता है कि जो प्रेस वार्ता का जो मकसद है, जो उस तरीके से मीडिया को इनवाइट करते समय कहा भी है चुनाव आयोग ने कि 2024 लोकसभा आम चुनाव से संबंधित प्रेस वार्ता है, यानी कि इस चुनाव के दौरान जो जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है उन सब चीज़ों पर चुनाव आयोग अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा और जवाब भी देगा। सबसे महत्वपूर्ण पल यही है कि ये जो मतगणना है, उस मतगणना की तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी रखी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा। दूसरी बात ये कि अब तक जितनी भी शिकायतें अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से रखी गई हैं, मुझे लगता है उनसे संबंधित जब सवाल पूछे जाएंगे तो उनका जवाब भी चुनाव आयोग विस्तार से देगा। एक और अहम बात है जो कि चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम किसी भी पार्टी नहीं बल्कि हम एक निरपेक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने का जो मैंडेट संविधान ने मिला है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जब कभी अपनी हार या जीत के मंसूबे को चुनाव आयोग के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, तो आयोग ने कहा कि हम इसका कड़ाई से इसकी निंदा करते हैं और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं हम सबके सामने, देश के सामने रखते हैं। अब इस बार जो भी मसले उठे हैं आयोग की सामने, मुझे लगता है कि वो उस पर स्थिति को स्पष्ट करना और जो भी भ्रम की स्थिति विपक्ष की तरफ से या जो राजनीतिक दलों की तरफ से रखी गई है, उसको भी मुझे लगता है आयोग स्पष्ट करेगा। क्योंकि कल जब मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी, उसके बाद भी
आयोग ने जिस तरीके से हम कई बार ऐसा होता है कि मतगणना के बाद कौन पक्ष जीतता है, कौन हारता है, उसके बाद भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या उसकी होती है, उन सभी चीज़ों पर विस्तार से यहाँ पर जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएगी। ऋषि, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहे हैं कि कह रहे थे कई सारे प्रेस उसमें इंटरव्यूज़ में उन्होंने, जब उनसे सवाल किए गए कि चुनाव आयोग के ऊपर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं इस बार के कि संस्थाओं को किस तरह से कैद किया जा रहा है, उन पर कुठाराघात किया जा रहा है, स्पष्ट तौर पर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सफलता को पूरी दुनिया तक ले जाने की ज़रूरत है और ये एक केस स्टडी है पूरी दुनिया के लिए कि पूरा भारत इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी विविधताओं से भरा लोकतंत्र है और कितनी मुश्किलों के बीच में जाकर के चुनाव की प्रक्रिया को बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ ये तय की जाती है। तो शायद लगता है इलेक्शन कमीशन आज कुछ आंकड़ों के जरिए भी इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख सकता है जनता के सामने। बिल्कुल, देखिए अजय, चुनाव आयोग जब भी अपनी कोई बात रखता है आंकड़ों और तथ्यों के माध्यम से ही अपनी बात को आगे बढ़ाता है। और जहां तक भारत के लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बात करें तो आज हम यहां तक पहुंचे हैं उसमें चुनाव आयोग की ही अहम भूमिका रही है, क्योंकि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर जो संविधान में अपने वायदे रखे हैं, हमने जो कानून बनाया है उसको चुनाव आयोग आगे बढ़ाता है। दूसरी बात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो इस बार तमाम देशों के जो प्रतिनिधि थे वो भी इस बार आए थे कि भारत में चुनाव किस तरीके से होता है। तो तमाम ऐसे देश हैं जो कि इस चुनाव आयोग के साथ उनका एक MOU है, जो कि अलग अलग जगहों पर जब वहाँ पर चुनाव होते हैं तो उन चुनावों के दौरान भारत का निर्वाचन आयोग वहाँ पर मदद करता है और चुनाव कराने में उनकी एक अहम भूमिका अदा करता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग को पूरी दुनिया में जिस तरीके से एक उनकी एक छवि है, जो उनकी भूमिका है वो देखी गई है, खासतौर से अफ्रीका के तमाम देश भारत निर्वाचन आयोग की मदद से ही अपने देश में चुनाव करवाते हैं। तो भारत में निर्वाचन की प्रक्रियाओं को मजबूत करने का जो काम हुआ है उसमें भारत निर्वाचन आयोग का अहम योगदान है, ये बात सभी जानते हैं। ऋषि जी, बहुत धन्यवाद। आप निगाह बनाए रखिए और शायद वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर के कुछ सवाल हों, उस पर भी हम सभी की निगाह रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर में जैसा हम बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में एक एक मतदान केंद्र पर आज फिर से मतदान हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ नए सिरे से मतदान कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों ही केंद्रों पर 1 जून को मतदान हुआ था। कई दलों ने इन केंद्रों पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए फिर से मतदान कराने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग यहाँ पर फिर से मतदान करा रहा है। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय पश्चिम बंगाल की स्थिति पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पुलिस राज्य बना दिया है। पूरे बंगाल से बीजेपी के मतगणना एजेंटों को डराने धमकाने और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, लेकिन TMC हमें रोक नहीं पाएगी। बंगाल के लोग बीजेपी के साथ हैं। कर्नाटक विधान परिषद की 17 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की 6 सीटों के लिए मतदान आज शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 11 सीटों पर 13 जून को मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए कुल 78 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं भाजपा ने 4 और JDS ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए भारत के प्रशासन और भारतीय जनता को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए जर्मन विदेश मंत्रालय ने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए भारतीय लोगों को बधाई। हम भारत की नई सरकार के साथ काम करने और भारत के साथ अपने सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने नतीजों से पहले किए गए सर्वेक्षण में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है। इसमें एक बात यह भी सामने आई है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के सामने देश का कोई भी नेता आसपास भी नहीं है। आखिर क्यों हैं वो जनता की पहली पसंद? ये बात चुनाव प्रचार के समय भी देखने को मिली और लोगों ने बेबाक होकर के अपनी राय
व्यक्त की थी। देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण का मुद्दा, भला इसका समर्थन कौन नहीं करेगा। पिछले 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ये उपलब्धि हासिल की है कि जन जन में राष्ट्र सेवा की भावना उमड़ पड़ी है। यही कारण है कि मौजूदा केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर व्यापक जन समर्थन हासिल है, जो चुनाव के अहम दौर में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हम उन्हीं के छत्र छाया में तो 10 साल देख रहे हैं मोदी जी के राज को हो गए। मोदी जी ने जो राष्ट्र निर्माण में किया, आज तक कोई भी भारत का नेता ऐसा नहीं कर सका। लाल बहादुर शास्त्री के बाद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे हैं। भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने की हसरत हर देशवासी के दिल में है। इसके लिए उनका पूरा विश्वास अपने प्रधान सेवक पर है। यहाँ तक कि आधी आबादी भी अब मुखर होकर कह रही है कि मोदी हैं तो वे सुरक्षित हैं। विश्व गुरु किसने बनाया है भारत को? सिर्फ मोदी जी के काल में ही भारत विश्व गुरु बना है। पहले हम सब के आगे मतलब इतनी हमारी वो नहीं थी। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से औरतों को बहुत सम्मान मिला है। मोदी जी ने इतना अच्छा किया कि हर औरत मतलब सिर उठा के आज मतलब समाज में जी सकती है। बहुत ज्यादा हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, अब कोई डर नहीं है और सारी लड़कियां भी सुरक्षित हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक न पहुंची हों। आज आयुष्मान कार्ड के लाखों लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय उस सरकार को जाता है जो गरीबों के उत्थान के लिए स्पीड और स्केल के साथ काम कर रही है। मोदी गवर्नमेंट की बात है तो वो तो बहुत बढ़िया है, उनकी स्कीम अच्छी है, मतलब वुमेन्स के लिए, यूथ के लिए या एमएसएमई जो है सब बहुत बढ़िया स्कीम है। पहले लोगों का खेत बिक जाता था, दवा नहीं करा पाते थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड जब से माननीय मोदी जी ने दिया है लोगों को, गरीबों को, तब से जो है वो अपनी दवा जो है, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो लड़के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे औरत हों, सभी अपनी दवा करा पा रहे हैं। विकास और विरासत के मंत्र को सरकार के कार्यक्रमों में शामिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जागृति के काम को विस्तार दिया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर काशी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा आरती के महात्म को दुनिया में पहुंचाने का काम शामिल है। जो उन्होंने जय श्री राम जी का मंदिर बनवाया है अयोध्या में, उसको लेकर अब काफ़ी, क्योंकि वो बहुत लीड टॉपिक रह चुका है इस टाइम पे, तो उसको देखकर काफ़ी यंगस्टर्स में जोश हुआ है कि बिल्कुल इस बार तो बीजेपी की ही सरकार ही आनी चाहिए इसको लेकर। आरती का कार्यक्रम गंगा जी का शुरू करवाया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम औरतें आज निर्भीक होकर घूम पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये संभव हो पाया है क्योंकि अब सिस्टम में लीकेज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आज सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वो वर्ग है जो सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 4 जून की मतगणना से पहले कल अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें भाजपा सरकार की जबरदस्त बहुमत के साथ वापसी हुई है। 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 46 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता के प्रति अपना आभार जताया। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा की सभी 60 सीटों पर रविवार को मतगणना पूरी हो गई। राज्य में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत प्राप्त किया। भाजपा ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी राज्य में महज 1 सीट ही जीत सकी है। राज्य में भाजपा 46 सीटों पर, एनपीपी 5, एनसीपी 3, पीपीए 2, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस जो रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर किए उसमें 46 भारतीय जनता पार्टी को, 5 उसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी, 3 नेशनल कांग्रेस पार्टी, 2 सीट्स पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल
और एक सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाकी जो 3 हैं उनमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली। और 60 में से सारे 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट हम लोगों ने डिक्लेयर किए। किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट में देखी नहीं गई है। सभी जगह पे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से काउंटिंग की गई और कोई भी विक्ट्री प्रोसेशंस को हमने अलाउ नहीं किया था। इसलिए हर जगह पर हमें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी भय और पक्षपात के हम लोगों के यहाँ पर काउंटिंग संपन्न हुई है। और हम अपेक्षा करते हैं कि 4 जून को भी इसी तरीके के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी काउंटिंग को समाप्त करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए जो काम किए हैं, यह जीत उसी का रिफ्लेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश। इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार। हमारी पार्टी राज्य के लिए और भी अधिक मजबूती से काम करती रहेगी। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं कि वह कैसे पूरे राज्य में गए और लोगों से जुड़े। ईटानगर से दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद तमाम एग्जिट पोल फिर एक बार मोदी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इस बीच चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन की जिनपिंग सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से चीन और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने के लिए मतभेदों को दूर करने की बातचीत के माध्यम से कोशिश की जाएगी। वहीं अप्रैल में अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए चीन के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताया था। साथ ही चीन के अनुसंधान निदेशक कियान फेंग ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मोदी भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस करेंगे। गौरतलब है कि देश में वास्तविक चुनावी परिदृश्य मंगलवार को स्पष्ट हो जाएगा, जब भारतीय निर्वाचन आयोग आधिकारिक तौर पर चुनाव परिणामों की घोषणा करेगा। यूपीआई की लोकप्रियता लोगों के बीच दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूपीआई से मई के महीने में 14 अरब से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज एक महीने के अंदर ही लोगों ने 14 अरब से ज़्यादा लेन देन यूपीआई के माध्यम से किए। इस दौरान अगर हर दिन की बात करें तो मई में यूपीआई से हर रोज़ औसतन 45 करोड़ से ज़्यादा लेन देन किए गए। रोजाना की औसत लेन देन रकम की बात की जाए तो 65,966 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए, यानी सालाना 50% की वृद्धि। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में यूपीआई से 13.3 अरब ट्रांजैक्शंस हुए थे। मार्च महीने में यूपीआई से कुल 13.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए गए थे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजार आज ऑल टाइम हाई पर खुलते हुए नजर आए। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 2600 अंकों की बढ़त के साथ 76,500 के स्तर पर दिखाई दिया, जबकि निफ्टी करीब 600 अंकों की बढ़त के साथ करीब
23,142 के स्तर पर खुला। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले की बात करें तो सेंसेक्स 2,143 अंक ऊपर 76,104 और निफ्टी 651 अंक ऊपर 23,182 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पिछले हफ्ते कारोबार के आखिरी दिन सेंसेक्स 75 अंक की बढ़त के साथ 73,961 और निफ्टी 42 अंक की बढ़त के साथ 22,530 पर बंद हुआ था। सभी सूचकांक फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं और सभी शेयर्स मुनाफे के साथ निवेशकों के लिए आज मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। और जानकारों के मुताबिक देश में मोदी सरकार के तीसरे टर्म में आर्थिक सुधारों के दिशा में कुछ नए कदम दिखाई दे सकते हैं और अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। खुलते ही स्मॉल कैप इंडेक्स काफी रफ्तार से बढ़ा, सेंसेक्स से ज्यादा बढ़ा और उसका कारण भी यही है कि स्मॉल कैप्स का जो विस्तार हो रहा है और वहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल है लार्ज कैप की तुलना में। उसके अलावा जिस तरह का डाइवर्सिटी बाजार में दिख रहा है, जैसे बाजार ब्रॉड बेस हुआ है, पिछले 10-12 साल से PSU काफी स्ट्रगल कर रहे थे और वो काफी फ्रंट पे आ पाए हैं और उनमें भी भारी सुधार देखा गया है, अर्निंग्स में मोमेंटम देखा गया है। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार काफी विस्तृत हो सकता है और ये बाजार अभी बबल जोन में नहीं गया है। स्टॉक मार्केट इतना उछाल ले रही है, उसका कारण ही ये है, दुनिया में इस टाइम पे कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे पॉजिटिव्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो इसलिए ये मार्केट भी इसी रफ्तार पे मुझे लगता है आगे बढ़ती जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंस देती है, जैसे मार्केट बढ़ती है, FDI आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होना शुरू हो रहा है, तो एक किस्म का जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है वो अपने आप में ही सेल्फ ड्राइविंग ग्रोथ को करता है। श्यामा मिश्रा मुंबई समाज से जुड़े। श्यामा, कौन से वो बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ऑल टाइम हाई पर दिखाई दे रहे हैं मार्केट्स और आगे की राह क्या दिख रही है? जी अजय, हमने आपसे सुबह में भी बात की थी और सबसे अहम फैक्टर तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी को और एनडीए को एक क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि तीसरी बार फिर से सरकार अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और इसका मतलब ये भी है कि अगले 5 साल तक स्थिरता और जो कंटिन्यूटी है पॉलिसीज की वो बनी रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं। आपने अपने न्यूज़ में कुछ समय पहले ही बताया कि यूपीआई के मेजर ट्रांजैक्शंस हुए हैं, रिकॉर्ड नंबर ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये भी जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी बात के ऊपर बात करने के लिए कि और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ कुआवाला हैं जो मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर ये बताइए कि एक तो ये बात हो गई कि जो एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं हम, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट के लिए कि कंटिन्यूटी बना रहेगा। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं और क्या ये रैली सस्टेन्ड रैली है या कुछ करेक्शन हम देख सकते हैं? आज जो मार्केट खुला डिफरेंस है वो ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि क्लियर कट बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट बनेगी। और साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बीजेपी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी 300 प्लस सभी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। वो एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी ऑल्सो दे कैन वो पार्लियामेंट को अच्छे से फंक्शन कर सकता है और अलायंस के जो आएंगे वो अलग। तो मार्केट ने भी वो बात को सल्यूट किया और उसका रिएक्शन हुआ है और लगभग मार्केट 2,500 से 3,000 पॉइंट के गैप से ऊपर में वो खुला और अभी भी अराउंड 2100 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि गवर्नमेंट इनकी बनेगी। कल नतीजे आएंगे और हो सकता है कल के दिन मार्केट अपर सर्किट भी मार सकती है, क्योंकि जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो आगे जारी रहेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, PLI स्कीम की बात करें, बैंक्रप्सी कोड की बात करें, फार्मर्स की बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लाइनअप की है वो अब आगे बढ़ेगी। और गवर्नमेंट ने खुद ने भी अपना 100 डेज का प्रोग्राम बनाया है। तो इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसको वो प्रायोरिटी देंगे और वो काम अच्छे से आगे बढ़ेगा। और जो अभी GDP डेटा आया वो भी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया 8.2। UPI का जो डेटा आया वो भी अच्छा आया लास्ट मंथ का। कोर सेक्टर्स के फिगर आए कोर इंडस्ट्रीज़ के, तो उसमें स्टॉक, पावर, सीमेंट
के जो नतीजे और डेटा है काइट अपीलिंग है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इकोनॉमी इज डूइंग गुड, कंपनीज आर डूइंग गुड। और ये जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आया तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए। और कंपनी लाइक रिलायंस, उसने तो एक नया माइलस्टोन तोड़ा। दे हैव डिक्लेयर्ड 1 लाख करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द होल ईयर फॉर FY24। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कंपनीज आर डूइंग वेल, इकोनॉमी इज डूइंग वेल और कंजम्पशन स्टोरी अच्छी है। और साथ में अभी मॉनसून अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि रूरल में भी इनकम लेवल बढ़ेगी और वो स्पेंड होगा, तो उससे FMCG स्टॉक्स भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अजय आपने सुना कि जो हम बात कर रहे थे वही डिटेल में इन्होंने बताया कि एक तो मानसून भी आ रहा है, मानसून का कवरेज अब अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेहतर जो बुआई होगी और उससे ज़्यादा फसल अच्छी होगी। इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर आ रहा है। जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो हाल अभी कुछ ही दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपना जो मौद्रिक नीति है वो भी अनाउंस करने वाला है। तो एक तरीके से पूरा सारा यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो साथ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपने मेहमान से ये पूछ पाएं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो डीपनिंग दिखाई दे रही है, केवल ब्लू चिप के स्टॉक से नहीं बल्कि ज़्यादातर आप देखें तो जो इंडाइसेस हैं आज ऊपर जा रहे हैं। PSUs रिवाइव किए हैं जिनको पहले बिल्कुल लैकलस्टर माना जाता था कि उसमें कोई गतिविधि नहीं होती है। इन सब के पीछे क्या वजह है? और जो यंगस्टर्स सब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नए डीमेट्स के साथ में, उनके लिए क्या रहा है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमने आज मुनाफा नहीं कमाया, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे एंकर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक तो ये चीज़ कि बहुत सारे न्यू फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुनाफा कमाएं। एक तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि इंट्राडे या लॉन्ग टर्म, और साथ ही जब हम स्मॉल कैप्स की बात कर रहे हैं या मिड कैप्स की बात कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले लैकलस्टर हुआ करते थे पर अब वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या इसकी वजह है? ये दोनों सवाल के ऊपर आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। इन्वेस्टर को केयरफुल रहना है क्योंकि इंडेक्स अभी नहीं देखा जाता, स्टॉक देखा जाता है एक। दूसरा उसके साथ देखा जाता है सेक्टर। जैसे मुझे मालूम है कि इंफ्रा और जो अल्टरनेटिव एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, EV वगैरह, सोलार, वो आगे अच्छा करेगी। ये सेक्टर अच्छा करेंगे, वहाँ कंजम्पशन स्टोरी होगी क्योंकि हमारे डोमेस्टिक गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की डिमांड होगी और उसकी कंजम्पशन होगी। साथ में वो सेक्टर्स के जो स्टॉक है, जो लीडर्स है, जैसे L&T, टाटा पावर EV के लिए, तो कौन से लेवल पे क्या प्राइस पे आप बाई कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक बाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप हायर प्राइस में आपने निवेश किया तो हो सकता है आपको और ठहरना पड़े फॉर बेटर रिटर्न। तो ये सब चीज़ों को बारीकी से देखना है, वैल्यूएशन देखना है। काफ़ी सारे स्टॉक है जिसके वैल्यूएशंस आर हाई, काफ़ी सारे बड़े एनालिस्ट और ब्रोकिंग फर्म उसके पे भी फोकस कर रहे हैं और वो लोगों को और इन्वेस्टर को अलर्ट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रख के इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए। और एक है कि जो बाज़ार में मल्टीप्लाई होता है इन्वेस्टमेंट, वो कहीं नहीं होता है। एंड इमीडिएट लिक्विडिटी, आपको जब भी पैसा चाहिए आपको मिल सकता है, लेकिन आपका होराइजन और उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो लंबा होना चाहिए, या फिर आपका वो डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है। स्मॉल कैप और स्मॉल कैप मिड कैप में भी वो आपको ध्यान रखना है, खास करके वैल्यूएशन। काफ़ी लगता है काफ़ी स्टॉक्स में उसमें वैल्यूएशन का एक मुद्दा है जो थोड़ा स्ट्रेच हुआ है, तो वो और सेक्टर को देखते हुए अपना खुद का थोड़ा एनालिसिस करके इन्वेस्टर को अपना डिसीजन लेना चाहिए। इसमें ये फैक्टर्स क्या हैं जो कुछ समय में हाल ही में जो बदलाव लाया है इस सेक्टर में? जो पहले स्टॉक्स लैकलस्टर थे बट अब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो गई और पहले जो थोड़ा कार्टेलाइजेशन था, उस सेबी ने जो रिफॉर्म प्रोसेस थोड़ा किया है उसमें, तो मार्केट और ट्रांसपेरेंट हो गया है। जो स्टॉक्स में दिन का वॉल्यूम नहीं, वो चीज को भी थोड़ा ध्यान करके उन्होंने कुछ नॉर्म्स किए ताकि
निवेशकों को उसका नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है जी अजय जी श्यामा, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास इतना ही है। आपने इस एनालिसिस के साथ जो गेस्ट थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और दूसरी खबरें जो हैं वो अब दिल्ली चलते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो जल का संकट है वो और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ती गर्मी में पानी की किल्लत से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। इस बीच लोगों की समस्या को लेकर के दिल्ली सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए ज्यादा पानी छोड़ने का तत्काल निर्देश देने की गुहार लगाई। पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दायर याचिका में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मांग की है कि तापमान में वृद्धि के कारण शहर में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के एक बड़े इलाके में पानी की सप्लाई के लिए टैंकर्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी आबादी को दोनों टाइम का पानी मिल नहीं पा रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से पानी को लेकर के कोई कमी नहीं की गई। एक तरफ दिल्ली की चिलचिलाती और भीषण गर्मी से लोग वैसे ही परेशान थे और ऊपर से दिल्ली में पैदा हुए जल संकट से दिल्ली वासी हलकान हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त न होने के कारण पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा। साथ ही लोगों से पानी को बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और पानी की बर्बादी पाए जाने पर 2000 रुपए का चालान काटेंगी। अवैध वाटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे। कोई पानी नहीं आता यहाँ पर जी, खाली टैंकर आते हैं, वो भी 400 रुपए दो टैंकर आता है, 400 रुपए नहीं दो तो टैंकर नहीं आता। प्राइवेट बोरिंग से पानी लेता हूँ, 5 रुपए 10 रुपए गैलन देते हैं, उसी से गुजारा करता हूँ। समस्या समाधान तो यही है, वो सरकार ही करेगी समस्या समाधान, तो आम पब्लिक के पास क्या है। वादा कर देते हैं, वो वादे की तरह के पैसे रह जाते हैं। भाई साहब पानी नहीं आता यहाँ पे। टैंकरों से अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिक्कत होती है। घर के सारे काम छोड़ के हमें पहले टैंकर भरना पड़ता है, ऑफिस में लेट पहुँचना पड़ता है। अब इतना परेशान कर रखा है गर्मियों में, हफ्ते में एक बार टैंकर आता है, वो भी 10 दिन 15 दिन के बाद दे रहे हैं। वो भी हमें जाके वहाँ टक्करें खानी पड़ती हैं। हस्बैंड बताओ वहाँ जाके बैठते हैं 2-2 3-3 घंटे नौकरी छोड़ के अपनी, तब जाके कहीं जाके बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उनके तब जाके टैंकर आ रहे हैं। बताओ। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा। आतिशी ने सीएम योगी और सीएम नायब सिंह सैनी से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। वहीं दिल्ली में उत्पन्न पानी संकट को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास प्रचार और अन्य चीजों के लिए समय है, लेकिन दिल्ली में पानी के संकट से दो चार हो रही जनता के लिए नहीं। हमने रिक्वेस्ट करी है, हरियाणा से भी रिक्वेस्ट करी है, उत्तर प्रदेश से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये समय नहीं है झगड़ने का कि किसको कितना एलोकेशन है, हरियाणा ने कितना पानी छोड़ा, उनको कितना पानी छोड़ना चाहिए। हमने तो बस रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली वालों को ज़रूरत है और इस समय हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली वालों की मदद के लिए है। दिल्ली वाले पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। आपने अपने भाषण के अंदर तमाम बातें कर ली, तमाम इमोशनल कार्ड खेल लिया, लेकिन एक बार भी दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है उसको लेके बात नहीं करी है। जेल से अंदर तो आप लोग चिट्ठी खेल रहे थे कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली जब आप बाहर आए हैं आपके पास समय नहीं था दिल्ली की पानी की समस्या को लेके कम से कम आतिशी से बात कर लेते। वैसे तो दिल्ली सरकार पानी संकट के समाधान के लिए प्रयासरत है, लेकिन राहत कोसों दूर है। इस कठिन समय में टैंकरों से पानी आपूर्ति करने वालों की मनमानी, राहत कम, समस्या ज्यादा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली जल संकट को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया है। दिल्ली का विलेन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पानी के लिए तड़पाया दिल्ली को, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, जिन्होंने गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पा दिया, और इसके बाद भी दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, मेरे परिवार की चिंता करना। अरे दिल्ली भी एक परिवार है जिसने आपको अरविंद केजरीवाल जी वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया था। आपका डिपार्टमेंट है पानी, आपका डिपार्टमेंट है इसमें सीवर को ठीक करना, आपका डिपार्टमेंट है बुजुर्गों को पेंशन देना, आपका डिपार्टमेंट है राशन कार्ड देना। दिल्ली की जनता इतनी गुस्से में है कि वो नफरत करने लगी अरविंद केजरीवाल जी से। दिल्ली से संध्या शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी इस मुद्दे पर। संध्या, अभी क्या हालात हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए, और क्या जिन सरकारों को रिक्वेस्ट किया था दिल्ली ने, उनकी तरफ से कोई जवाब आया है, कोई मदद का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हुआ है? जी अजय, मैं आपको बता दूं कि आज जब हमने दिल्ली के विभिन्न इलाकों की ओर रुख किया तो वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, यानी कि लोगों को भीषण गर्मी के बीच खाली बर्तन पानी के लिए लेकर के घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। और हमने ये भी देखा कि जब टैंकर आया और उसके बाद लोगों में किस तरह से अपने लिए 2 पानी के बर्तन भरने के लिए भी मारामारी की स्थिति बन गई। यानी कि लोगों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इतनी गर्मी पड़ रही है और हमें पीने का पानी, यानी कि वापरने का पानी तो दूर, पीने का पानी तक मुहैया नहीं है और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी समस्या का भी जिक्र किया जो कि लोगों के सामने एक बड़े संकट के तौर पर है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब नौकरी करने निकले, मजदूरी करने निकले या फिर हम पानी के लिए परेशान होते रहे, यानी कि हम टैंकर का इंतजार करते हैं, हमें नहीं पता होता कि किस समय में टैंकर आएगा और हमें पीने के लिए पानी मुहैया हो पाएगा। तो या तो हम अपनी मजदूरी करने के लिए, घर चलाने के लिए महिलाएं घरों से बाहर निकले और या तो फिर पानी के पीने का बंदोबस्त करें। तो आज जो हमने यहाँ दिल्ली के कुछ इलाकों का हालात देखे तो स्थिति वही है। दूसरी बात जो आपने कही कि आसपास के राज्य, तो देखिए क्या होता है कि जब बारिश होती है उस समय भी हम देखते हैं कि दिल्ली की जो स्थानीय सरकार है वो हिमाचल हरियाणा की तरफ रुख करती है और साफ तौर पर ये कहते हैं कि वहां से पानी ज्यादा छोड़ दिया गया। यही स्थिति अब जल संकट के समय भी पैदा हो चुकी है कि पास के राज्यों से ये गुजारिश की गई है कि आप जलापूर्ति की व्यवस्था कीजिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि गर्मी भीषण पड़ती है और बारिश का भी अनुमान होता है कि बारिश भी होगी, मौसम विभाग समय समय पर चेताता रहता है। तो क्या हम पहले से ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं कर सकते कि लोगों को इस तरह के संकट का सामना ना करना पड़े? जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर है और इस पर सुनवाई की जानी है। केंद्रीय जल मंत्रालय को भी कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि जलापूर्ति करवाई जाए, लेकिन लोगों को यहाँ पर भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर के परेशान होना पड़ रहा है। लोगों के बर्तन कई बार खाली रह जाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, यानी कि इतनी मारामारी की स्थिति है कि कैसे भी करके उन्हें अपने घर परिवार के लिए एक दिन का पानी मुहैया हो सके। लेकिन संध्या, ये जो बात एलजी साहब ने कही 2 दिन पहले कि जो प्रबंधन है वो ठीक से नहीं हो रहा है, यानी जो दिल्ली जल बोर्ड है न तो उन पाइपलाइंस को ठीक करा रहा है जिनसे 40% पानी बर्बाद हो जाता है जब वो सप्लाई किए जाते हैं, और न ही समय पर, जैसा आपने कहा कि जल संचयन की व्यवस्था है कि बारिश में आप पानी को इकट्ठा कीजिए उसके बाद उसको मैनेज करिए। तो इस तरह के जो प्लान्स को लागू करने में जो दिल्ली सरकार है वो विफल नज़र आ रही है और आप फिर कोर्ट का रुख करते हैं या फिर दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। निश्चित तौर पर अजय, जैसा कि मैंने बताया कि जल बोर्ड जो है दिल्ली का वो पहले भी निशाने पर रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिरा रहा है। और जब पानी का संकट गहराता है तो आप लोगों पर फाइन लगाने की बात करते हैं या आप लोगों पर सीधे सीधे लोगों पर रोक कर देते हैं कि आप जो है पानी का अपव्यय मत कीजिए। अरे अपव्यय की तो बात बाद में आएगी, लेकिन पहले लोगों को पीने का पानी तो मिले। और यही आक्रोश लोगों में हमें आज देखने को मिला कि लोग बेहद ही आक्रोशित थे इस बात को लेकर के कि हर गर्मी में इस तरह की समस्या से हमें 2-4 होना पड़ता है। यानी कि समस्या सिर्फ इस साल भीषण गर्मी पड़ी है और इस साल गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं तो इस साल ये समस्या हुई है, ऐसा नहीं है। लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी आती है और हमें इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो
क्या कोई स्थायी हल दिल्ली सरकार नहीं निकाल सकती? आप कोर्ट जाते हैं, आप आसपास के राज्य जाते हैं, आप केंद्रीय जल मंत्रालय की तरफ रुख कर लेते हैं, लेकिन क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जबकि आपके खुद के पास एक बोर्ड है जो कि स्थानीय लोगों को पानी मुहैया करने की प्राथमिकता लेकर के बोर्ड बनाया गया है, तो वो क्या करता है? तो इसीलिए एलजी की जो बात आपने बताई, कह रहे हैं आप, तो एलजी ने इसीलिए कहा कि क्या पानी संचयन की स्थिति, यानी कि जो पाइपलाइंस है आप उसको दुरुस्त कर लीजिए, बारिश में जो पानी आता है उसकी व्यवस्था कर लीजिए कि किस तरह से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे लोगों को आज पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को पता है कि अगले 2 दिन भी ये समस्या हो सकती है, तो लोग अपने घरों में पानी स्टोर कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मौसम का आपने जिक्र किया और मौसम में गर्मी बनी हुई है, स्टॉक लेने की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि मौसम में अभी गर्मी बनी हुई है और कुछ और दिनों तक ये गर्मी जारी रह सकती है, थोड़ा सा अपडेट देते हैं मौसम को, उसको मैं वापस आपके पास आता हूं। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में, जो पश्चिमोत्तर मध्य इलाका है और पूर्वी भारत में, उसमें भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का अनुमान व्यक्त किया है। और हीट वेव की जो समस्या है वो कब तक जारी रहेगी? संध्या हमारे साथ बनी हुई है। संध्या, मौसम के क्या हालात हैं और क्या ये जो गर्मी का कहर है अभी कितने और दिनों तक लोगों को झेलना पड़ेगा, खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर और पूर्वी अगर राज्यों की बात करें तो? जी अजय, दिल्ली राजधानी की अगर मैं बात करूं और उत्तर भारत के इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर भीषण गर्मी से तो 2-4 इस पूरे हफ्ते होना पड़ेगा। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जरूर जताया है कि शाम के समय में, रात के समय में थोड़े तापमान में गिरावट आ सकती है और उसकी मुख्य वजह ये होगी कि धूल भरी आंधी चलने की संभावना या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी तापमान में राहत है, गिरावट रात के समय में महसूस की जा सकती है। लेकिन दिन में तो लू के थपेड़ों से और धूप से आपको 2-4 होना ही पड़ेगा। इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो लगभग 45 डिग्री अधिकतम तापमान बने रहने की संभावना है। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी 44 डिग्री अधिकतम तापमान बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अगर पिछले दिनों की हम बात करें तो रविवार के दिन 42.8 डिग्री यानी कि लगभग 43 डिग्री तापमान रहा है। तो इस तरह से पूरा जो हफ्ता है ये यहाँ पर गर्मी से राहत मिलती हुई तो नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो वहां पर जरूर मानसून सक्रिय हो चुका है, तो उसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि केरल के एर्नाकुलम की ही मैं बात करूं तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के अन्य इलाकों में येलो अलर्ट जारी है। तो जिस तरह से दिल्ली में लू के थपेड़ों की वजह से येलो अलर्ट जारी है, तो उस तरह से दक्षिण पश्चिम के जो इलाके हैं वहां पर मानसून की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि दोनों उत्तर भारतीय इलाकों में भीषण गर्मी है और दक्षिण पश्चिम इलाकों में इस समय में मानसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में 27 जून तक बारिश आने की संभावना यानी कि मानसून के आगमन की तिथि होती है। तो पूर्वानुमान मौसम विभाग का यही कह रहा है कि शायद 27 जून के बाद दिल्ली में भी मानसून सक्रिय होगा। यानी कि पूरे जून का जो बचा हुआ समय है, लगभग पूरा 1 महीना, वो आपको भीषण गर्मी और तपिश के बीच ही गुजारना होगा। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए संध्या, और तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। राज्य के डिंडिकुल, करूर जिलों में आंधी और बिजली के साथ भारी बारिश देखी गई है। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में जाम ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ तूफान की वजह से कई पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही ट्रिनिटी मेट्रो स्टेशन पर एक पेड़ के गिरने से सेवाएं बाधित हुई हैं। मणिपुर में बात करें तो भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के पानी से जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे घरों से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमिलनाडु, बेंगलुरु और मणिपुर में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी कि अभी कुछ दिनों का वक्त लग सकता है दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में इस मानसून के दस्तक के लिए।
उधर गुवाहाटी समेत असम के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से असम के 13 जिलों में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से 564 गांव भी प्रभावित हुए हैं। मौसम में बदलाव के साथ असम में तापमान में कमी दर्ज की गई, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। 1 जून को चक्रवात रेमल और भूस्खलन के बाद राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत भी हो गई है। 28 मई से अब तक बाढ़ और बारिश से 14 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य में कुपिली, बराक और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बाढ़ से प्रभावित 13 जिलों में हैलाकांडी, करीमगंज, होजई, धेमाजी, कामरूप, डिब्रूगढ़, नागांव, मोरीगांव, कछार, दक्षिण सलमारा, कार्बी आंगलोंग पश्चिम, गोलाघाट और दिमा हसाओ शामिल हैं। इसमें नागांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जहां 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने स्थान से विस्थापित होना पड़ा है। इसके बाद कछार, जहां पर प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। 4,931 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने 275 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर करीब 40,000 लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के पानी से राज्य के कई जिलों में 103 सड़कें क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में चक्रवात रेमल के बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 10 इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आगजनी की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में फिलहाल जुटी हुई है। उधर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया था और के कविता और चरणप्रीत सिंह के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सवम उत्सव की धूमधाम से तैयारी चल रही है। श्री वरदराज पेरुमल मंदिर में वैकासी ब्रह्मोत्सवम उत्सव के अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई, जहां यात्रा में रथ खींचने के लिए भक्तों की उमड़ी हुई भीड़ देखने को मिली है। लद्दाख में 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड ने इसके लिए मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कारगिल युद्ध में लड़ने वाले जवानों को सम्मानित कर कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया गया। समारोह की शुरुआत में सेवानिवृत्त कर्नल अभय ने तिरंगा फहराया। इसी के साथ वीर चक्र से सम्मानित जवान ने कारगिल युद्ध के दौरान मिली फतेह के किस्से भी साझा किए। गौरतलब है कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैं ऑनर कैप्टन श्रीस्तोप्तन वीर चक्र, तो 25 साल के बाद हम फिर से यहाँ पर आया है और बुलाया गया है। 192 ब्रिगेड कमांडर साहब और 10 CKCO साहब और तमाम रैंक्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले हमने इस इलाके में लड़ाई लड़ा गया है और फतेह हासिल किया था। हमको वीर चक्र और मेरा कंपनी कमांडर को महावीर चक्र से नवाजा गया और बाकी मेरे टीम को सेना मेडल वगैरह से नवाजा गया है। तो ये हमको आज यहाँ पर आने पर बहुत खुशी है। तो समाचारों के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जैसा कि आपको पता है लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।